हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल द अमेजिंग लर्नर्स। स्टडी ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। सो आज की इस वीडियो में जैसे आप थंबनेल देख के आए हो, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसे हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। नॉर्मली जो ये वाटर साइकिल है, इस कॉन्सेप्ट को आप सभी जानते होंगे, ये बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वाटर साइकिल के साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि क्लाइमेटोलॉजी जो टॉपिक है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और कुछ हाइड्रोस्फीयर के भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर साइकिल इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हाइड्रोस्फीयर। और कुछ क्लाइमेटोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी हम समझेंगे। तो ओवरऑल हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी का या फिर हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड टॉपिक्स। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वाटर साइकिल, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, और ये क्यों होता है, उसके पीछे की कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, पर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन जैसे वर्ड्स, और इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, सरफेस रन ऑफ क्या होता है, फिर स्टोरेज वगैरह, ऐसे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये इवेपोरेशन, कंडेंसेशन होता क्यों है। मतलब कि वैसे तो हम जानते हैं कि इवेपोरेशन हो गया, फिर कंडेंसेशन हो गया, पर वो क्यों होता है, फिर प्रेसिपिटेशन क्यों होता है, ये सारे विथ रीजंस और डायग्राम के साथ, मतलब एक GIF के साथ मैं आपको समझाऊंगी। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ग्लोबली, हमारे पूरे अर्थ में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने परसेंटेज में है, ये हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, और लास्ट पे कंक्लूजन, कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे होंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कुछ चीज़ें मिस हो गई होगी तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से दिख जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो ध्यान से देखना है, पेशेंटली फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरी वीडियो देखनी है, और देखने के बाद आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि वाटर साइकिल तो वैसे हम सभी जानते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं एग्ज़ाम्स में। तो हम ओवरऑल 360 डिग्री सारी चीज़ें समझेंगे। आपको बस पेशेंटली वीडियो पूरी कंप्लीट करनी, और फिर आपको सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएगी, आई गारंटी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, सो वाटर साइकिल को समझने से पहले वाटर की कुछ चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप सभी जानते हैं कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। हमारे पूरे अर्थ में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन सभी के एग्जिस्टेंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है वाटर। ये सबसे रेयरेस्ट कंपोनेंट है सोलर सिस्टम में। जैसे आप सब जानते हैं कि अर्थ में ही पानी पाया जाता है, वाटर। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें पानी अभी तक पाया नहीं गया। साइंटिस्ट वैसे खोज निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कहा जाए कि वाटर अबेंडेंट अमाउंट में अर्थ में पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ वाटर इज़ फाउंड इन अर्थ, मतलब 71% ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज़ फाउंड इन अर्थ। हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो 71% हमारे अर्थ को कवर किया गया है वाटर ने। ठीक है, दैट्स वाई हमारा जो अर्थ है उसको हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि वाटर इज़ ब्लू कलर का जैसे, तो इसलिए ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन हाइड्रोस्फीयर। तो ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को पढ़ना, जिसका मतलब वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल बेसिकली है क्या, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। वाटर का साइकिल मतलब कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर, दैट मीन्स कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स। वाटर का डिफरेंट फॉर्म में एक्सचेंज होना। वाटर का डिफरेंट फॉर्म मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों फॉर्म्स में वाटर का एक्सचेंज होना। किसके बीच में एक्सचेंज होना? बिटवीन एटमॉस्फेयर, बिटवीन द ओशन, बिटवीन द सॉइल, लैंड सरफेस, जो भी कहो, इनके बीच में एक्सचेंज होना, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, मतलब वाटर सर्कुलेट हो रहा कि पहले ओशन से फिर एटमॉस्फेयर से फिर वो लैंड सरफेस पे, ऐसे एक सर्कुलेशन को हम बोलेंगे
वाटर साइकिल। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, डोंट वरी, हम जब पूरी चीज़ें समझ लेंगे ना, प्रोसेस समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो वाटर का सर्कुलेशन होना, तो वाटर का सर्कुलेशन होना, एक्सचेंज होना इन डिफरेंट फॉर्म्स बिटवीन एटमॉस्फेयर, ओशन, बिटवीन द लैंड सरफेस, सॉइल, इन सभी के बीच में जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स, उसको हम बोलेंगे वाटर साइकिल। थ्रू द प्रोसेस ऑफ, अब ये हो कैसे रहा है, इसका एक प्रोसेस है, इसके कुछ प्रोसेस है, लिस्ट ऑफ प्रोसेस है, जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन, इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन, रन ऑफ, स्टोरेज, ऐसे कुछ प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेस के थ्रू वाटर का एक्सचेंज हो रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स बिटवीन दीज ग्लोबल रिजर्वायर्स, जैसे ओशन हो गए, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, जैसे कि सॉइल हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्लोबल रिजर्वायर्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ओके, सो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन। आप सभी को पता होगा इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में। ये एक प्रोसेस है इवेपोरेशन, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे काम कैसे करता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जान गए तो ये यूज़फुल हो जाता है हमारे लिए। क्लाइमेटोलॉजी वाले जो टॉपिक हैं उसको भी समझने में आसानी हो जाएगी। तो इवेपोरेशन का थोड़ा सा डीपर बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, इवेपोरेशन जो प्रोसेस है इसको समझने के लिए कुछ बेसिक के साथ हम समझते हैं। मैटर, हमको ये पता है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो सारी की सारी मैटर से बनी हुई है। जैसे चाहे वो आर्टिफिशियल हो, मैनमेड हो या फिर नेचुरली एग्जिस्टिंग हो, हम सभी, इवन हम भी मैटर से ही बने हुए होते हैं। मैटर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होते हैं। अब 3 टाइप के स्टेट होते हैं मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों मैटर ही हैं, इनके अंदर पार्टिकल्स ही हैं, बट इनकी स्टेट चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो जाता है। कहने का मतलब, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड रहेंगे, लिक्विड में थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहेगा और गैस में और भी ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहेगा। इसका मतलब ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा जितना ज़्यादा स्पेस बिटवीन इंटरस्पेसिंग पार्टिकल बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ेगा पार्टिकल्स के बीच में उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा। सो ऑब्वियसली सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर लिक्विड में थोड़ा और कम वीक हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस में और भी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। मतलब जितना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरस्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। अब इवेपोरेशन होता कैसे है। इवेपोरेशन आपको पता है कि जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में पहुंच जाता है, वो चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। अब इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड को कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई की जाती है, जैसे कि हीट एनर्जी। अगर हम एक्सटर्नल हीट एनर्जी को एज अ सोर्स सप्लाई किया जाए तो भी वो लिक्विड वेपर वाले स्टेट में चेंज हो जाएगा, या फिर नेचुरली जो एक्सिस्टिंग सोलर रेडिएशन, जैसे धूप, अगर मान लीजिए ओशन है तो ओशन पे सोलर रेडिएशन के सनरेज पड़ेगी तो धीरे धीरे करके वो ओशन का पानी इवेपोरेट होगा। तो सोलर रेडिएशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो या तो नेचुरली एग्जिस्टिंग हीट एनर्जी हो या फिर हम अलग से एक्सटर्नली हीट एनर्जी को प्रोवाइड करके दें, दोनों में से कोई भी हो। अगर मान लीजिए लिक्विड को हीट एनर्जी दिया जाए तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, वो लिक्विड तो एक मैटर है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। हमको पता है कि सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के बीच की जो स्पेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से पार्टिकल्स, जब हीट एनर्जी दी जाएगी तो लिक्विड के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो रैंडमली मूव करने लगेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे। हर पार्टिकल की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, हो सकता है दूसरी पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होगी कंपेयर टू दिस पार्टिकल। तो डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल्स के बीच में।
तो जब ये हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा उस लिक्विड का, वैसे पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी और फिर वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद पार्टिकल्स आपस में रैंडमली मूव करने लगेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे। जब मूव करेंगे तो आपस में वो कोलाइड होने के चांसेस हैं। तो कोलिजन में क्या होगा कि पार्टिकल्स अपने काइनेटिक एनर्जी को एक्सचेंज कर देंगे। हो सकता है ये वाला जो पार्टिकल है जिसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है और ये वाला पार्टिकल जिसके पास कम काइनेटिक एनर्जी है, तो अब ये जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे में तो हो सकता है ये जो कम वाला काइनेटिक एनर्जी है वाला पार्टिकल ये इसको और दे दे और ये हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल बन जाए, मतलब इसका तो और भी ज़्यादा बढ़ गया इसका पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे में जब कोलिजन होता है तो पार्टिकल्स के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है वो कोहेसिव फोर्स, जिसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, उसको ओवरराइड करके, उसको ओवरकम करके वो दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चला जाता है। तो इवेपोरेशन में क्या होगा, हम हीट सप्लाई देते जाएंगे या फिर कोई भी सन का रेडिएशन पड़ता जाएगा तो जो वाटर का या फिर कोई भी लिक्विड का पार्टिकल है तो उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जो पार्टिकल की सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी वो कोहेसिव फोर्स, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, उसको ओवरराइड करके, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो पार्टिकल्स को बांधे रखती है, जो बाइंड करके रखती है, उसको ओवरराइड करके वो दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाए। तो वाटर फिर कन्वर्ट हो जाती है वेपर वाले स्टेट में। अब आप पूछोगे कौन से टेम्परेचर में मतलब कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें ये लिक्विड इसमें स्टीम में या फिर वेपर में चेंज हो जाती है। तो इवेपोरेशन के केस में हमेशा नोट करिएगा एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। सो जो बॉइलिंग पॉइंट है और इवेपोरेशन है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा तब जाके लिक्विड वेपर वाले स्टेट में कन्वर्ट होगा, जबकि इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से कम कोई भी टेम्परेचर में हो, it depends upon the type of liquid, it depends upon the particle of that liquid कि वो कौन से वाले टेम्परेचर में वो कन्वर्ट होगा, वो पार्टिकल कन्वर्ट होगा लिक्विड का वेपर वाले स्टेट में। लिक्विड का टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस टेम्परेचर में वेपर वाले स्टेट में इवेपोरेट होगा। तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपके घर पे फर्श पे पानी गिरा है, ठीक है, अब आपने पोछा नहीं लगाया, आपने वहीं पे पानी को रहने दिया, फर्श पे आपने साफ़ नहीं किया। थोड़ी देर के बाद 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे या 1 दिन बाद वो फर्श का पानी सूख जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके जो एटमॉस्फेयर है, घर का जो एटमॉस्फेयर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हो, नहीं, हमारा जो रूम टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर में भी पानी सूख सकता है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो उस लिक्विड का टाइप है डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड एंड डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल्स ऑफ दैट लिक्विड कि वो किस टेम्परेचर में इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे जो मैंने एग्जांपल दिया। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ये है कि इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर में लिक्विड हो वो मतलब कन्वर्ट हो सकता है वेपर स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस तक जाए तब जाके वाटर बॉयल करता है, ठीक है। अब इवेपोरेशन को एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना के साथ समझते हैं। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा कि कैसे इवेपोरेशन हो रहा है। सोलर रेडिएशन, जैसे हमने बोला कि सोलर रेडिएशन हीट एनर्जी दे रहा है, ओशन के सरफेस पे पड़ेगा तो ओशन का जो पानी है, जो लिक्विड, ओशन तो लिक्विड ही है, तो लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स में क्या होगा, सोलर रेडिएशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी एक टाइम ऐसा होगा जो इस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो कोहेसिव फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स को बाइंड करके रखी हुई थी, उसको तोड़ के वो पार्टिकल्स दूसरे वाले स्टेट में, मतलब वेपर वाले स्टेट में चेंज हो जाए। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। इसमें भी सेम वही केस है। इवेपोरेशन देखिए, यहाँ पे आप सोलर रेडिएशन पड़ रहा है ओशन पे, और ओशन की सतह से, सरफेस से, हमेशा ध्यान रखिएगा इवेपोरेशन हमेशा सरफेस के पार्टिकल्स में ही होता है। पानी के अंदर, ओशन के अंदर के पार्टिकल्स में नहीं, सरफेस पे होता है इवेपोरेशन, ठीक है।
अब लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो गए तो गैस क्या है, लाइटर देन लिक्विड है, तो वो ऊपर की तरफ एयर मॉलिक्यूल्स लूज अप हो जाएगी, ऊपर की तरफ रेस होगी, ठीक है। तो वो इवेपोरेशन वाली प्रोसेस में जो गैस होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये है प्रोसेस इवेपोरेशन का। अब नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मान लीजिए एक कंटेनर में आप पानी डाल दीजिए और उसके बाद गैस पे रख दीजिए, फ्लेम ऑन करके छोड़ दीजिए। ये क्या होगा, गैस क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद पानी में बबल्स आ जाएंगे, गर्म हो जाएगा पानी और उससे स्टीम निकल के आने लगेगा। अब क्या करना, गैस को बंद कर दो, फ्लेम को बंद कर दो और उसके ऊपर कोई भी ढक्कन रख दो, लिड रख दो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपको आप जब उस लिड को निकालोगे, उस ढक्कन को निकालोगे, तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स उस ढक्कन पे देखने को मिलेगा। ये है कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन का मतलब कि जब आपने हीट एनर्जी सप्लाई देना बंद कर दिया, गैस को बंद कर दिया, फ्लेम को बंद कर दिया, तो आपने हीट एनर्जी देना बंद कर दिया। तो ऐसे में जो लिक्विड से वेपर, वाटर वेपर वाले स्टेट में पहुँचे हुए जो पार्टिकल्स थे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया तो उस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो उस पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो भी कम हो गई, फिर वो धीरे धीरे रैंडमली मूव करने लगे। अब क्या होगा, कोई से फोर्स एक्शन में आ जाता है जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि वापस उस पार्टिकल्स को बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से वो वापस वाटर वेपर वाले स्टेट से लिक्विड वाले स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। अब इस ज्योग्राफिकल फिनोमिना से देख के हम समझते हैं कंडेंसेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है। देखिए इवेपोरेशन हो गया, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठने लगे। अब क्या होता है, एक चीज़ आपको पता होगा या फिर नोट करने वाली बात यह है कि एल्टीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता जाएगा। मतलब टेम्परेचर रेड्यूसेस विथ ऑल्टीट्यूड, मतलब सी लेवल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा और जितना ज़्यादा वो हाइट बढ़ती जाएगी, ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा, कूल होता जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो सी लेवल में सबसे ज़्यादा गर्म होगा, फिर थोड़ा ठंडा, ऐसे करके। अब क्या होगा, इवेपोरेशन में जो एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठी, जो वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ उठी, तो ये वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर कम हुआ तो वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम होती जाएगी और धीरे धीरे करके टेम्परेचर जब कम होता जाएगा, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, वो वाटर वेपर से फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो कोहेसिव फोर्स एक्शन में आ गया और उसको वापस वाटर लिक्विड वाले स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे जितना ज़्यादा वाटर वेपर की हाइट बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ रेस होता जाएगा, उतना वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर, ठीक है। तो अब इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन में आपको फिर क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, फॉग देखने को मिलेगा, ड्यूस देखने को मिलेंगे। ये सारे कंडेंसेशन के प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब कि बरसना, जैसे कि बारिश होना। सो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। तो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेसिपिटेशन होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है, जैसे पोलर एरियाज़ है, तो वहाँ पे स्नो प्रेसिपिटेट होगा, नहीं तो रेन, वाटर ड्रॉपलेट्स जब प्रेसिपिटेट होगा तो उसको हम रेन बोलते हैं, ठीक है। और स्लीट के फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट होता है। तो अलग अलग फॉर्म में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है। हमने अभी पढ़ा कि कंडेंसेशन में वाटर वेपर्स जो है वो उसकी स्टेट चेंज हो गई वाटर ड्रॉपलेट्स में, मतलब गैस से वो लिक्विड वाले स्टेट में चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ता गया, जितना ऑल्टीट्यूड बढ़ता गया टेम्परेचर कम होता गया, वो वाटर वेपर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और वो फिर चेंज हो गए वाटर ड्रॉपलेट्स।
उस प्रोसेस को कंडेंसेशन हम बोलते हैं। सो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर ऑल्टीट्यूड की तरफ रेस करते जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी ना कि एटमॉस्फेयर में वो रिटेन ही करेंगे वो वाटर ड्रॉपलेट्स। एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि एटमॉस्फेयर उसको रिटेन ही नहीं कर पाए, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे हो रहा है कि मतलब वो एटमॉस्फेयर में वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर दे इन द फॉर्म ऑफ स्नो, द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। ठीक है, सो ये हो गया प्रेसिपिटेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आते हैं कि जब वो पानी, बारिश हो या फिर स्नो हो, जब वो नीचे गिरेगा, प्रेसिपिटेट करेगा, तो सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, वो है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मतलब कि वो जो स्नो है या फिर रेन है वो सबसे पहले लीव्स या ब्रांचेस ट्रीज़ के एब्जॉर्ब कर लेंगे बिफोर एंटरिंग इनटू द सॉइल। मतलब कि बारिश हो, अगर मान लो बारिश है तो वो बारिश प्रेसिपिटेट करके सॉइल पे गिरने से पहले ही वो जो ट्रीज़ है उसके जो ब्रांचेस हैं उसके लीव्स उसको उस पानी को पहले एब्जॉर्ब करेगी, बाद में वो सॉइल पे आके गिरेगी, मतलब प्रेसिपिटेट होगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटरसेप्शन। यूजुअली आपने देखा होगा हैवी जो बहुत ही घने जंगल होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के आप टॉप व्यू अगर देखो उन फॉरेस्ट के, तो आपको ग्राउंड नहीं दिखेंगे, आपको सॉइल नहीं दिखेंगे, ऊपर की जो लीव्स होती है ट्रीज़ की वो दिखेंगी। मतलब ट्रीज़ की जो हेड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैनोपी। तो होता क्या है, जब प्रेसिपिटेट होता है तो उस पानी को सबसे पहले कैनोपी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अपने ब्रांचेस में, अपने लीव्स में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इंटरसेप्शन उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे जो ट्रीज़ और लीव्स होते हैं वो सबसे पहले एब्जॉर्ब करती है उस प्रेसिपिटेशन को, बाद में जाके वो ग्राउंड में आके वो पानी गिरता है, सॉइल सरफेस पे गिरता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटरसेप्शन। इंटरसेप्ट करना, आप नाम से ही समझ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेप्शन। अब आते हैं इनफिल्ट्रेशन पे। इनफिल्ट्रेशन का मतलब द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंटर्स द सॉइल, मतलब डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर को हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। जहाँ पे सॉइल के सबसे पहली जो सतह होती है, टॉप मोस्ट लेयर पे जब एंटर करती है, जैसे प्रेसिपिटेट होती है, बारिश गिरती है, तो वो एटमॉस्फेयर से सबसे पहले सॉइल पे जो एंटर करने वाली जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। मतलब फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, उसको हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन, जब वो एटमॉस्फेयर से सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर में एंटर करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है पर्कुलेशन। देखिए, इनफिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन में डिफरेंस ये है कि इनफिल्ट्रेशन सबसे पहले सॉइल के लेयर में एंटर करती है, एटमॉस्फेयर से सॉइल के लेयर में, लेकिन पर्कुलेशन क्या होगा कि वो डीपर लेयर्स के अंदर पेनिट्रेट करेगी, उसको हम बोलेंगे पर्कुलेशन। मतलब कि पर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इटसेल्फ। एक बार इनफिल्ट्रेट हो गई, उसके बाद फिर से वो डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट होने वाली प्रोसेस को पर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री इनफिल्ट्रेशन, उसके बाद फिर नेक्स्ट है पर्कुलेशन। अब ये इनफिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन के बाद ये पानी जाएगा कहाँ, ये पानी कहाँ पे पेनिट्रेट होके जा रहा है, ये तो ग्राउंड वाटर पे जाके फिल हो जाएगा, ये रीफिल कर देगा वाटर टेबल को और वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो स्टोरेज की बात होगी तो ये सबसे पहले ये पेनिट्रेट, जो प्रेसिपिटेट हो रहा है पानी, रेन फॉल आती है जो, सबसे पहले वो इनफिल्ट्रेट करेगा, फिर पर्कुलेट करेगा और वो डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल में जाएगा और धीरे धीरे जाके वो ग्राउंड वाटर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो स्टोरेज में आप बोलो तो ये ग्राउंड वाटर में जाके स्टोर हो जाएगा, रीफिल कर देगा ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब जो सॉइल की सरफेस के नीचे वर्टिकल मूवमेंट ही बस नहीं होता, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है। जैसे कि पर्कुलेशन हुआ वाटर का, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि वो डाउनवर्ड वर्टिकली ही मूव करें, कुछ ऐसे ब्रांच हॉरिजॉन्टल भी मूव करने लगते हैं। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखने लगा, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखेगा। क्या है कि बिलो द सरफेस, मतलब बिलो द सॉइल सरफेस वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, बट हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है वाटर का मूवमेंट।
तो उस हॉरिजॉन्टल फ्लो बिलो द सॉइल सरफेस उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे सीपेज, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फ्लो अबाउ द सॉइल सरफेस जो होगा उसको हम बोलेंगे सरफेस रन ऑफ। ये कब होता है, जैसे कि बारिश हुई, सबसे पहले वो ग्राउंड पे या फिर सॉइल पे आके गिरी, अब ये पानी जो गिरेगी, प्रेसिपिटेट हुई जो पानी नीचे गिरी है, अब ये सरफेस को रन ऑफ करेगा और ये बाद में जाके कहीं रिवर पे, लेक्स में जाके मिल जाएगा। तो जो सरफेस है, सॉइल की सरफेस के ऊपर जो बहने वाली जो पानी है उसको हम बोलेंगे सरफेस रन ऑफ, ठीक है। अब ये जो सरफेस रन ऑफ हो या सीपेज हो जो हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा होता है, ये कहाँ जाके मिलेगा, ये या तो रिवर्स में जाके मिलेंगे, या तो लेक्स में जाके मिलेंगे, या फिर ओशन में जाके मिलेंगे। अब एक बार वो ओशन पे, रिवर, लेक्स पे जाके जो सीपेज है, जो सरफेस रन ऑफ है वो जाके मिलेगी और बाद में फिर से वो इवेपोरेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर से कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब एक साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। मतलब आपने देख लिया किस तरीके से इवेपोरेट हुआ, किस तरीके से कंडेंस हुआ, फिर प्रेसिपिटेट हुआ, फिर वाटर का मूवमेंट हमने देखा किस तरीके से अबाउ द सॉइल सरफेस और बिलो द सॉइल सरफेस कैसे मूव करता है, और किस तरीके से वाटर कहाँ कहाँ स्टोर होता है और वापस ओशन पे, रिवर में, लेक्स में जाके मिल जाती है, वो हमने देखा। सो लीचिंग, अब लीचिंग से भी पानी नीचे की तरफ सीप आउट होता है, पेनिट्रेट करता है। हमको पता है कि लीचिंग का मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं जो ट्रीज़ के रूट्स में होंगे, वो पानी जब प्रेसिपिटेट करेंगे, बारिश जो ऊपर से आएगी, वो ट्रीज़ के, प्लांट के जो मिनरल्स हैं वो नीचे सॉइल के डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट कर जाएगी। तो पानी ना कि सिर्फ खुद भी पेनिट्रेट होगी, साथ में सॉइल के न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स भी नीचे डीपर डाउन द लेयर्स वो पेनिट्रेट कर देगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे लीचिंग। तो अगर पूछा जाए कि क्या लीचिंग से भी मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वाटर साइकिल में, जी हाँ, लीचिंग भी वन ऑफ द रीज़न है वाटर साइकिल में, जिससे वो वाटर के मूवमेंट को धीरे डीपर डाउन द लेयर्स लेके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इवेपो ट्रांसपिरेशन। देखिए, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रीज़ और प्लांट्स अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करके बाकी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको रिलीज़ कर देते हैं थ्रू इवेपोरेशन। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब सॉइल के जो ट्रीज़ और प्लांट्स हैं जो ट्रांसपिरेशन कर रहे होते हैं, उसके आसपास की जो सॉइल है उसमें भी जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होता रहता है। तो टोटली सॉइल और प्लांट्स या फिर ट्रीज़ दोनों इवेपोरेट करने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन का इवेपोरेशन, उसको हम बोलेंगे इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो कुछ इस तरीके से इवेपोरेशन हमको ऑर्गेनिज्म के थ्रू, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का मतलब ट्रीज़ या प्लांट्स भी हैं, देखने को मिलता है। एक चीज़ ये नोट करिएगा कि जितना भी बारिश होएगा, जितना भी प्रेसिपिटेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, कुछ भी, उसका 59% जो वाटर होगा वो वापस एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे कि ओशन से इवेपोरेशन हो सकता है, ऑर्गेनिज्म जैसे ट्रीज़ और प्लांट से इवेपो ट्रांसपिरेशन हो सकता है, सॉइल मॉइस्चर से इवेपोरेट हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस से इवेपोरेट होगा। और कहते हैं कि 100% अगर बारिश हुई तो 100% में से 59% जो वाटर है वो वापस एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। अब जो रेस्ट 41% ऑफ वाटर है, मतलब जितना प्रेसिपिटेट हुआ उसका 59% तो वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होगी। रेस्ट 41% ऑफ वाटर वो स्टोर हो जाएगी ग्राउंड वाटर टेबल में, स्टोर हो जाएगी। कैसे? जो प्रेसिपिटेट किया गया है वो इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन में के बाद डीपर डाउन द लेयर्स ऑफ द सॉइल वो ग्राउंड वाटर टेबल में रिफिल हो जाएगी। कुछ ओशन में मतलब मिल जाएगी, जैसे कि स्ट्रीम्स हो गई, रिवर्स, लेक्स, ऐसे ड्रेनेज बेसिन्स में जो बारिश हुए वो इकट्ठा होके, पानी इकट्ठा होके वो ओशन में जाके आखिर में मिल जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो ग्लेशियर्स बन जाएंगे, आइस कैप्स बन जाएंगे माउंटेन एरियाज़ में। जैसे हमारे हिमालयाज़ में जो जितने भी माउंटेन्स हैं उसके ग्लेशियर्स और आइस कैप्स बने हैं, वो भी काम में आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हिमालयन रीजन में जो भी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होके रिवर में जाके मिलती है, गंगा हो उसमें जाके मिलती है, यमुना वगैरह। हाँ, लेकिन बाद में वो ओशन में ही जाके मिलेंगी।
लेकिन वो फ्रेश वाटर को हम कंज्यूम भी करते हैं। वो ग्लेशियर जो मेल्ट होके आती है उसको हम कहीं ना कहीं रिवर में जो मिल के आती है वो हम कंज्यूम भी करते हैं ऐसा फ्रेश वाटर, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो ओशन में जाके मिल जाती है। तो 41% के जो अमाउंट है वो या तो स्टोर हो जाती है ग्राउंड वाटर टेबल में, या तो वो ग्लेशियर्स या आइस कैप्स में बन जाती है माउंटेन एरियाज़ में, या फिर वो मतलब या तो वो ओशंस में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो अब हमको ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ग्लोबली, पूरे अर्थ में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन का कितना परसेंटेज है, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर साइकिल हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ लेते हैं कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है पूरे अर्थ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम से मैं आपको बताऊँगी कि कितने हम समझेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ वाटर हमारे पूरे अर्थ में पाया जाता है। देखिए, अब हम सभी को पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वाटर, हाइड्रोस्फीयर से बना है। लेकिन वो पूरे 71% पूरा का पूरा काम का नहीं है। कुछ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ओनली यूज़फुल एज अ फ्रेश वाटर, बाकी का वेस्ट ही है, क्योंकि ओशन में जो भी वाटर है वो सलाइन वाटर है, सभी को पता है। तो 71% में से अप्रॉक्सीमेटली 96.5% ओशन का पानी है, जो कि ऑब्वियसली सलाइन वाटर। अदर सलाइन वाटर का मतलब जैसे इनलैंड वाटर्स होती हैं, जहाँ पर नदियों का पानी आके मिलते नहीं है, चारों तरफ लैंड है। तो ऑब्वियसली जो इनलैंड वाटर है, लेक्स होती हैं, इनलैंड लेक्स होती हैं, तो वो इवेपोरेशन होती जाएगी तो एक टाइम बाद वो भी सलाइन हो जाएगी। तो इनलैंड जो लेक्स होती हैं, जैसे डेड सी हो गए, कैस्पियन सी हो गए, तो ऐसे इनलैंड लेक्स भी सलाइन होती है, वो नमकीन होती है, तो वो भी कोई काम के नहीं होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 0.9% सलाइन वाटर हमारे ग्लोबल पूरे अर्थ में पाया जाता है। अब फ्रेश वाटर अगर पाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2.5% पाया जाता है। ठीक है, अब 2.5% ऐसा फ्रेश वाटर जो पाया जाता है, उसमें आउट ऑफ विच जो ग्लेशियर्स हैं और जो आइस कैप्स हैं वो 68.7% मतलब 2.5% फ्रेश वाटर है, लेकिन 2.5% में से जो ग्लेशियर्स और आइस कैप का प्रोपोर्शन है वो है 68.7%। ठीक है, और ग्राउंड वाटर का जो प्रोपोर्शन है 2.5% में से 30%, अप्रॉक्सीमेटली 30.1%। और बाकी जो सरफेस और अदर फ्रेश वाटर है जो हमको ईजिली एक्सेसिबल है, मतलब जो हमारे सरफेस में ईजिली ऐसा फ्रेश वाटर हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो है 1.2% ओनली। तो मतलब 1.2% सरफेस वाटर, फ्रेश वाटर जो हमको ईजिली एक्सेसिबल है, वो है 1.2%। अभी 1.2% में से आउट ऑफ विच जो ग्राउंड का जो आइस है या परमाफ्रॉस्ट है वो 69% है, लेक्स है 20.9%, सॉइल मॉइस्चर है 3.8%। नेक्स्ट है स्वैम्स एंड मार्शेस। स्वैम्स एंड मार्शेस का मतलब दलदल एरिया, क्योंकि दलदल एरिया में भी मॉइस्चर है, पानी पाया जाएगा, तो उसमें 2.6% है स्वैम्स एंड मार्शेस का। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स मतलब जैसे ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, वो अपने ब्रांचेस, अपने रूट्स, अपने लीव्स में पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो उनमें कितना पाया जाता है? उनमें पाया जाता है 0.26%। रिवर्स में पाया जाता है 0.49%। रिवर्स में 0.49% जो कि फ्रेश वाटर है, जो हमको नदियों का पानी दिखता है, वो 0.49% है ग्लोबली। और एटमॉस्फेयर में है 3%। जो हमको दिखता है नदियों का पानी बहुत गहरा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, वो कुछ प्रपोर्शन ही है 0.49% का, क्योंकि 0.49% ग्लोबली पाया जाता है, इतना कम क्वांटिटी, और उसमें भी कम क्वांटिटी, सम प्रपोर्शन ही हमको इंडिया में जो रिवर्स के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ्स वाटर समझ में आ गया होगा। अब कंक्लूशन क्या है? देखिए कंक्लूशन क्या है कि जो हमारा पानी है, वाटर है, वो रिन्यूएबल है, बट वो कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर साइकिल चलती जाएगी, एक्सचेंज ऑफ वाटर होता जाएगा, नदियों में पानी रिफ़िल होगा, ग्राउंड वाटर में भी रिफ़िल होगा, ओशन में भी वापस पानी आके रिकलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो कांस्टेंट है। बट
हमारे जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो वाटर इज़ रिन्यूएबल बट स्टिल इट इज़ कॉन्स्टेंट। ऑन द अदर हैंड population increases and the demand is also increases, demand for water is also increases, तो वो एक क्राइसिस है। और दूसरा एक और क्राइसिस ये है कि हमारे पास वैसे भी 0.49% जैसे बहुत वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ देयर इन अर्थ, और वो फ्रेश वाटर भी हम पोल्यूट करते हैं, मतलब वाटर पोल्यूशन करते हैं, तो और भी ज़्यादा क्राइसिस को एग्रीवेट कर देते हैं। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो इंडिविजुअल अप्रोच होना चाहिए कि वो वेस्टेज ना करे, पोल्यूट ना करे। बहुत सारे ऐसे रीज़न, बाकी तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर ही रही है, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। तो ये कुछ कंक्लूशंस थे, कभी और भी डिस्कस करेंगे इस बारे में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप आखिरी तक बने रहें। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वाटर साइकिल पढ़ा। वाटर साइकिल में कुछ प्रोसेस होती है जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, वाटर के मूवमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे कलेक्ट होते हैं, स्टोर होते हैं, वापस ये साइकिल चलती है। उसके अलावा हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे अर्थ में कहाँ कहाँ कितने, मतलब कहाँ कहाँ नहीं, कितने परसेंटेज फ्रेश वाटर है, कितने परसेंटेज दूसरे वाटर पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखी। और कुछ कंक्लूशन हमने आखिरी में डिस्कस किया। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम मैं और भी आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करके दूँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। आने वाले जो भी ज्योग्राफी के वीडियोस हैं मैं डालूँगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी वीडियोस मैं डालती हूँ। सो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके दूँगी। सो आपको यहाँ पे कहीं पे आई कार्ड दिख रहा होगा, वहाँ मैं आपको प्लेलिस्ट या फिर वीडियो की लिंक प्रोवाइड करके दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप आखिरी तक बने रहे थे तो आपको समझ में आया होगा, वैसे हमने डिस्कस किया कि वाटर साइकिल के अलावा भी हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। तो आप समझे होंगे कि क्लाइमेटोलॉजी में भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें। और हाइड्रोस्फीयर, वाटर साइकिल इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हाइड्रोस्फीयर। हमने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ा। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।